तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, राइटर एम लक्ष्मीकांत। ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। पॉलिटिक्स में तो इसमें महारत हासिल है। और आज इस बुक को हम लाइन वाइज लाइन, टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करेंगे। एक एक टॉपिक, एक एक लाइन नहीं छूटेगी। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन डोंट टेक इट टेंशन, टेक योर नोटबुक and concentrate here. We will discuss all here. Okay, so let's start the video. And if you are new in our channel, please support and please subscribe our channel and press the bell icon so that you can get our latest videos update. तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा पहले ही हमारे स्क्रीन पे, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। थोड़ा मतलब इस बुक को स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ उसके पहले की बातें जान लेनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए भी और हमारे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमें ABCD पता रहेगी तभी हम अल्फ़ाबेट को पढ़ पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम चलिए थोड़ा सा ABCD पढ़ लेते हैं। ABCD से मतलब है कि वो वाली ABCD नहीं, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं इसके बारे में। तो चलिए, जैसा कि आपको पहली लाइन पे ही दिख रहा है कि द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज अ ट्रेडर्स। अब देखिए, भारत में जो ब्रिटिशर्स, आप सबको पता है कि हमारे यहाँ मतलब 150 सालों तक अंग्रेज़ों ने रूल किया। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया। तो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में कब आए, तो डायरेक्टली लिखा हुआ है कि 1600 में एज अ ट्रेडर्स, मतलब व्यापारी बनकर हमारे भारत देश में कौन आए थे, ये अंग्रेज आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और किस फॉर्म में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आए थे, मतलब व्यापार करने आए थे। ये रूल करने के माध्यम से नहीं आए थे, ये व्यापार करने आए थे। विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया, जिनके पास व्यापार करने का अधिकार था, ठीक है, अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ। अब ये अधिकार किसने दिया था, तो इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ये अधिकार दिया था, ठीक है, कि आप जाइए वहाँ व्यापार कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए 1600 में मीन्स 1600 में ब्रिटिशर्स आए। अब 1765 में, मतलब बोल सकते हैं कि 165 साल बाद, 165 ईयर आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ कि द कंपनी विच टिल नाउ हैड द प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन, जिसका अभी तक ट्रेड करने का फंक्शन था, मतलब व्यापार करने का अधिकार था, अब उसको कुछ अधिकार और मिल गए। क्या अधिकार मिल गए, ओब्टेन द दीवानी, उसको दीवानी मिल गई। अब ये दीवानी क्या होती है, दीवानी मतलब कि कर इकट्ठा करने का अधिकार, मतलब दे वर फ्री टू कलेक्ट द टैक्सेस एंड गिव जस्टिस ऑन द सिविल, मतलब सिविल जस्टिस और रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उनको अधिकार मिल गया था, ठीक है। अब अधिकार ये कैसे मिला था, तो आपको पता होगा कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, अंग्रेज इसमें जीत गए थे, ठीक है ना। तो जो मुगल एम्परर थे शाह आलम द्वितीय, इन्होंने ये इनको दीवानी दे दी, मतलब अधिकार दे दिया। अब हार गए भाई तो देना ही पड़ेगा, तो इसीलिए उन्होंने इनको अधिकार दे दिया था, किसको, अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि दैट दे कैन कलेक्ट द रेवेन्यू एंड दे कैन सिविल जस्टिस, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें इनको कब मिली, 1765 में मिली। किसको मिली, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब कहाँ कहाँ की मिली, बंगाल की, ठीक है, बिहार की और उड़ीसा की, ठीक है ना। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की मिली, क्या मिली, ये जो पावर दीवानी मिली, ठीक है ना। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या हुआ, हम थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए, अभी आपको समझ में आ गया कि ये जो दीवानी मिल गई कब मिली, 1765 में मिली। अब देखिए धीरे धीरे इनका रूल चलता रहा, किसका रूल चलता रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ये देखिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी परमिशन लेके आई थी, किससे लेके आई थी, ब्रिटिश क्राउन से।
मतलब कि जो इंग्लैंड के राजा थे, ब्रिटिश के जो राजा थे क्वीन एलिजाबेथ, उनसे परमिशन लेके आई थी। अब आपको पता होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857 मतलब 1857 की क्रांति आप सबको पता होगी। तो 1857 में मतलब हमारे इंडिया में रिवॉल्ट हुआ था जिसने ब्रिटिश को हिला कर रख दिया था। इसको इंडिपेंडेंस वॉर भी बोला, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर भी बोला जाता है। तो इसने हिला कर रख दिया। तो जब इनको लगा, किसको लगा, ब्रिटिश क्राउन को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों पर इनका जो कंट्रोल है वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, तो ब्रिटिश क्राउन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया और डायरेक्ट कंट्रोल करने लगा। किसके ऊपर, इंडियंस के ऊपर, ठीक है ना। तो ब्रिटिश ने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए यही लिखा है कि इन द वेक ऑफ सिपॉय म्यूटिनी, सिपॉय म्यूटिनी उसी को बोला जाता है सैनिक विद्रोह, ठीक है ना। 1857 को सैनिक विद्रोह भी बोला जाता है। द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, मतलब भारत को चलाने की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले ली, ब्रिटिश क्राउन ने ले ली, ठीक है। दिस रूल कंटिन्यूड अंटिल इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 मीन्स 1858 तक रूल किया। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और ब्रिटिश क्राउन ने तब तक रूल किया जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया। और आप सबको पता है कि भारत आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था, भारत को आज़ादी मिली थी, ठीक है ना। स्क्रीन के ऊपर ये यहाँ पे जहाँ पे रेड मार्क है वहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तब तक किया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अब भारत को आज़ादी मिल गई। अब जब आज़ादी मिल गई तो भारत को एक संविधान की ज़रूरत है और संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, संविधान सभा चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पस, संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। कब, 1946 में। और 1946 में संविधान सभा के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई संविधान बनाने के लिए। और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। ऑन 26 जनवरी 1915 द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, ठीक है ना। तो 1946 में भारत आज़ाद होने के बाद क्या बनाया गया, भारत आज़ाद होने के बाद संविधान सभा बनाई गई और फिर क्या हुआ उसमें 1950 26 जनवरी को संविधान बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि भारत के ऊपर पहले तो कंपनी ने रूल किया और दूसरा क्राउन ने रूल किया, ठीक है। तो देखिए कंपनी का रूल कब से कब तक था, 1773 से 1858 तक था, ठीक है ना। 1773 से 1858 तक कंपनी का रूल था और 1858 के बाद क्राउन ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, 1858 से 1947 तक, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप थंबनेल में देखे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यहीं से कंपनी का रूल चालू हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं से। देखिए 1773 से 1858 तक रूल किया, तो यहीं से। रेगुलेटिंग एक्ट किसने बनाया था, ये ब्रिटिश क्राउन ने ही बनाया था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेट कर सके। रेगुलेट मतलब चला सके भारतीयों को, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आज हम पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो देखिए दिस एक्ट वाज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए। इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये पहला कदम था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लिया गया था, ठीक है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ये पहला कदम लिया गया था, ठीक है, दिख रहा है आपको। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ये पहला कदम लिया गया था टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मीन्स रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को लाया, जिससे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर सके और उसको रेगुलेट कर सके, मतलब कि चला सके उसको, ठीक है। और क्या हुआ था कि इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, और इसने पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक और ये जो पॉलिटिकल फंक्शन थे ये पहचाना इसको। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, और इसी से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होने लगा, ठीक है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होने लगा।
चलिए इसके कुछ फीचर देख लेते हैं कि मतलब इस एक्ट के अंदर किया क्या क्या गया था। आज हम बस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को ही पढ़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। 1773 ब्रिटिश क्राउन द्वारा लिया गया था, वॉज फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, इसलिए ये एक्ट को लाया गया था ब्रिटिश क्राउन द्वारा। अब इसके अंदर क्या क्या किया गया, चलिए हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। देखिए, तो इट डिजनेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो देखिए पहला काम क्या किया कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, एक पोस्ट थी गवर्नर ऑफ बंगाल, उसको चेंज करके इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। पहला ये किया इसने, ठीक है ना, गवर्नर था तो गवर्नर जनरल कर दिया गया। एंड क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर, और 4 मेंबर की मतलब 4 सदस्य की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी टू असिस्ट हिम, किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के मदद के लिए, कि कभी भी जरूरत पड़े तो ही कैन टेक द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, ठीक है। अब देखिए, अब ये पहले कौन से गवर्नर जनरल थे जिनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, कंफर्म हो गया पहला पॉइंट। अब चलिए दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब देखिए पहले हर स्टेट के मतलब ये जो प्रेसिडेंसी होती थी, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, ये सब के अलग अलग गवर्नर होते थे, ठीक है, और इन्हीं में से एक गवर्नर के, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और जो बॉम्बे के गवर्नर थे, मतलब जो गवर्नर बॉम्बे के थे और मद्रास के थे, उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे कर दिया गया, ठीक है ना। जैसे स्कूल में आपने देखा होगा कि हेड बॉय के नीचे क्लास मॉनिटर होते हैं, तो वैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे कौन थे, अब गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, सबऑर्डिनेट कर दिया, मतलब उसके नीचे कर दिया, अब उसकी देख रेख में रहेंगे, ठीक है ना। अनलाइक अर्लियर, पहले की तरह नहीं कि जब 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अदर, पहले सब अलग अलग थे, इंडिपेंडेंट थे, दे वर टेकिंग देयर ओन डिसीजन, वो अपने अपना डिसीजन लेते थे, मतलब बॉम्बे का गवर्नर अपना डिसीजन लेता था, बंगाल का अपना और मद्रास का अपना। लेकिन अब क्या हो गया कि नाउ बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को किसकी बात माननी पड़ेगी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग की बात माननी पड़ेगी। क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट भी। अब चलिए तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ये ध्यान रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ही सुप्रीम कोर्ट बनाने की मांग की गई थी, कहाँ पे, कलकत्ता पे। कब, 1774 में, ठीक है ना, कब की गई थी, 1774 में की गई थी, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस, जिसमें एक सिविल चीफ जस्टिस होगा, ठीक है ना, और 3 अदर जजेस होंगे, मतलब 1+3, एक चीफ जस्टिस होगा और 3 अदर जजेस होंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो एक चीफ जस्टिस था उसका क्या नाम था, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है ना। तो चलिए हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट क्या बोलता है कि इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव। मतलब कि जो सर्वेंट थे कंपनी के, सर्वेंट मतलब कि नौकर नहीं, मतलब जो कंपनी के अंडर नौकरी करते थे, उनको प्राइवेट ट्रेड मतलब अपना प्राइवेट बिजनेस करने से रोका गया, ठीक है ना, और ब्राइब लेने से मतलब घूस लेने से भी रोका गया, ठीक है, नेटिव से मतलब जो इंडिया के आम आदमी थे, जो निवासी थे, मूल निवासी थे, उनसे ब्राइब लेने के लिए रोका गया, ठीक है ना। ये चौथा पॉइंट था, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट की, और ये लास्ट पॉइंट है आज का हमारा। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर यही सब हुए थे। इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखिए इसने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया, एक पोस्ट बना दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न करेगा, ठीक है ना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स होंगे उनके, मतलब जो कंट्रोल रेगुलेट करेगा, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स,
टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलेक्ट किया, ये सब रिपोर्ट किसको देगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश क्राउन को देगा। सिविल और मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया, इन सब के बारे में ये किसको मतलब न्यूज़ पहुंचाएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये पहुंचाएगा ब्रिटिश क्राउन को। तो आई होप इन दिस वीडियो ऑल थिंग इज़ क्लियर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बहुत ईजी है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या डाउट है, ठीक है। तो आज का हमारा ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ख़त्म हुआ। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ठीक है ना। 1781 का अमेंडिंग एक्ट क्या था, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी, जिससे आपका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो, ठीक है ना। अभी हमारा चैनल नया है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।